हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। आज हम लोग मिक्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी कि जितने भी एग्जाम्स में हैं, चाहे कोई भी एग्जाम है आपका, अगर इंग्लिश आना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। बिकॉज ओबियस सी बात है, हमें पता है कि इंग्लिश के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज द वर्ब नॉट करेक्टली एग्रीइंग विद द सब्जेक्ट। सिंपल सी भाषा में समझ लो, ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इस पे आपको फोकस करना है। पहला ऑप्शन है, द बॉय इज रीडिंग अ बुक। क्या ये सही है? तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि क्या लड़का, एक लड़के की बात कर रहा है, तो हाँ, बॉय तो मतलब एक, लड़का मतलब एक, तो ठीक है, द बॉय सही है। द बॉय के साथ हमारा इज लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। अगला, द गर्ल्स आर ईटिंग फूड। गर्ल्स भैया एक से ज्यादा गर्ल्स है, यहाँ पे ये भी सेंटेंस सही है। द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द फील्ड, या तो मेरा ये ऑप्शन होगा, या तो आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम में तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है, यानी दिक्कत इसमें है, यानी कि एरर यहाँ है। ये सारे सेंटेंस हमारे सही हैं। अब भाई इसमें सी में एरर क्या है? तो याद रखना एक बात, कि जो चाइल्ड होता है, CHILD, चाइल्ड, वो हमेशा होता है आपका एक बच्चा, ठीक है, सिंगुलर। जब इसका प्लूरल बनाओगे तो वो हो जाता है चिल्ड्रन। ये हमारा हो जाता है क्या? चिल्ड्रन हो जाता है हमारा प्लूरल। ये बात दिमाग में फिट कर लो आप लोग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला है, द डून वैली डैश ब्यूटीफुल एट नाइट। जो डून वैली है वो कैसा दिखता है भाई? नाइट में कैसा दिखता है? तो सुंदर दिखता है। अब इसका आप लोग सोच लो कि क्या हो सकता है। तो इसमें है हमारा द डून वैली। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डून वैली एक है कि दो है कि क्या है। तो किसी भी तरह की सीनरी हो, ठीक है, सीनरी, सीनरी को सीनरीज नहीं बनाना। वैली है तो मैम एक वैली है। एक वैली के साथ क्या लुक जाएगा? एक चीज के साथ कभी भी आपको जब एक चीज के लिए आपको वर्ब लगानी होती है तो उसमें एस या ईएस लगाना होता है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये गलत है। अगला, लुक्स हो सकता है, हाँ हो सकता है, लुक्स हो सकता है क्योंकि एक वैली की बात कर रहा है। लुक्स हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, एक के साथ हम एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लुकिंग, भाई लुकिंग अकेला नहीं आएगा, इससे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी याद रखना आप लोग, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। एक कंडीशन है जहां लगा सकते हैं, जब ये आईएनजी फॉर्म वर्क करेगा एज अ जीरेंट। जीरेंट क्या है किसी और क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। जब ये जीरेंट ये नाउन की तरह काम करेगा तब आपको क्या दिखेगा? तब आप लोगों को क्या दिखेगा? वर्ब में आईएनजी लगा हुआ दिखेगा, तो ध्यान रखना इस बात को। अगला, आर लुकिंग। तो भाई आर लुकिंग नहीं, वैली तो सिंगुलर है, ठीक है, वैली सिंगुलर है तो हमारा ये होगा, और आर हम एक से ज्यादा के लिए लगाते हैं। अगला है, काउ डैश एमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल, नन डैश मोर पैसिनेट टेंडरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अपने पेड क्लास में भी बच्चों को बताई थी ये कॉन्सेप्ट, तो आप लोग याद रखना कि क्या होगा। सबसे पहले काउस है, यानी कि मैम एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा का मतलब हो जाएगा इज वाला ऑप्शन हमारा हट जाएगा, क्योंकि इज हम एक के साथ लगाते हैं, हटा दो दोनों। अब या तो ये होगा ये तो ये, यहां मान लो मैंने आर लगा दिया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैंने आर लगा दिया। काउस आर एमंग्स द, एक चीज याद रखना, जेंटलेस्ट जो है, जेंटलेस्ट के साथ द आएगा, बिकॉज ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ही द लगता है। क्लियर? यानी सबसे जेंटलेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा, जेंटलेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जेंटलेस्ट का मतलब हो जाएगा शरीफ, सबसे ज्यादा शरीफ एनिमल्स माना जाता है। अब मैम नन का मतलब क्या हो जाएगा? अब नन के बाद मुझे सोज लगाना है सिंगुलर, या नन के बाद मुझे सो लगाना है, ठीक है। अब आगे तो कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जिससे मुझे एक चीज पता चलेगा कि मोर पैसिनेट टेंडरनेस। तो अब एक बात याद रखना, नन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मैं अपने बाद, नन कहता है कि मैं अपने बाद सिंगुलर भी लूंगा, मैं अपने बाद प्लूरल भी लूंगा, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक सेकेंड, ये सिंगुलर भी लेता है, ये प्लूरल भी लेता है, सिंगुलर भी लेता है, ये प्लूरल भी करता लेता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड होता है कि ये आगे जो इससे आगे लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट मेरा कैसा है। वो सिंगुलर है तो नन अपने बाद सिंगुलर लेगा, वो प्लूरल है तो नन अपने बाद प्लूरल, यानी नन, नन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगी तो मुझे पता क्या चलेगा? मुझे ये पता चलेगा कि जो नन वर्ड यूज हुआ है, ये नन वर्ड हमारे गायों के लिए, यानी कि काउस के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो काउस तो मैम एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा के लिए एस लगाओगे नहीं, सिंगुलर के लिए हम एस लगाते हैं, एक से ज्यादा के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिना एस या ईएस के वर्ब लगाते हैं। तो ये वाला मेरा सही हो जाएगा, ये मेरा स्टार मार्क कर लो।
सिंगुलर भी होता है नन के बाद, प्लूरल भी होता है। इट विल डिपेंड कि हमारा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है कि प्लूरल। इसमें स्टार मार्क करके चलना। अगला, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डैश राइजन। कॉस्ट जो है फ्रूट्स का और वेजिटेबल का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो, ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है ना, लेकिन एक बात याद रखना कि ये ही क्वेश्चंस, इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के एरर डिटेक्शंस में भी मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मिल सकता है। तो अगर ये इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिमाग में रखना, जरूरी नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, तो आपको रूल्स सारे पता होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल राइजन। सबसे पहली बात मैम दिमाग में ये रहना चाहिए आप लोगों के कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल सब्जेक्ट्स है, या द कॉस्ट मेरा, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। आई नो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये चीजें दिक्कत कर रही है आप लोगों को, इसीलिए वर्ब लगाने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। हमेशा याद रखना, द कॉस्ट जो आगे लगा हुआ है ये मेरा सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट मेरा ये होता है। ऑफ जो होता है, ऑफ प्रेपोजिशंस होता है। प्रेपोजिशन हमेशा क्या कहता है कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और वर्ब जो आप दोगे, आप वर्ब किसके लिए देते हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर के लिए देते हो, सॉरी सब्जेक्ट के लिए देते हो, यानी कि सब्जेक्ट का अधिकार है वर्ब पे, ऑब्जेक्ट का कोई अधिकार नहीं है वर्ब पे। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, वर्ब से उसको लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ऑफ के बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या यहाँ आने वाली जो वर्ब है, ठीक है, वो इसके लिए आएगी या इसके लिए आएगी या इसके लिए आएगी, तो इसके लिए तो नहीं आएगी मैम, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, वर्ब का अधिकार सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट ही सिर्फ वर्ब को क्लेम कर सकता है। तो द कॉस्ट तो मैम सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैव आएगा नहीं, सिंगुलर के लिए हैज आएगा हाँ, सिंगुलर चीज के लिए हम हैज लगाते हैं। आर प्लूरल के लिए लगाते हैं, एक से ज्यादा के लिए वर्ब, एक से ज्यादा के लिए। कॉस्ट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये नाउन है आपका। अगला, सॉरी प्रोनाउन है आपका। विच ऑप्शंस करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस, द इंफॉर्मेशन डैश इसेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट। जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, एक बात याद रखना आप लोग हमेशा कि मैम इंफॉर्मेशन जो होता है और कुछ ऐसे चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ठीक है, ये सारी चीजें देखने में तो मुझे लगेगा सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, लेकिन ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और भी बहुत सारा होता है, फर्नीचर होता है, बैगेज होता है, लगेज होता है। ठीक है, ये सारा याद रखना कि लगेज होता है आप लोगों का, बैगेज होता है, न्यूज होता है, सीनरी होता है, सीनरी का कभी सीनरीज मत बनाना। ये सारे के सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो ये मेरा कैसा होता है, ये मेरा सिंगुलर होता है। ठीक है, ये मेरा हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हमारा ये सिंगुलर हो जाएगा, इसको अब हम हटा देते हैं। चलो, सिंगुलर है यानी कि द इंफॉर्मेशन सिंगुलर, तो आर लगाओगे नहीं, आर तो एक से ज्यादा के लिए लगाते हो, वर एक से ज्यादा के लिए, हैव एक से ज्यादा के लिए, तो सही आंसर इज हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, फर्नीचर, ये सब गिन नहीं सकते। ज्वेलरीज गलत होती है, ज्वेलरी सही होती है। नाइदर जूही नॉर जया डैश रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आप लोगों को, नाइदर जो है ये स्टार मार्क कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। नाइदर जो है हमारा, चाहे किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को नाइदर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। सबसे पहले याद रखना, नाइदर जो कोरिलेटिव कंजंक्शन लेता है वो नॉर लेता है, यानी नाइदर नॉर ही लेगा अपने साथ, और कुछ नहीं लेगा। अगर कोरिलेटिव लेगा तो नॉर लेगा। दूसरा, नाइदर के बाद सब्जेक्ट वन आएगा आपका, नॉर के बाद सब्जेक्ट टू आएगा। ठीक है, याद रखना सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू। अब जो वर्ब आने वाली है वो किसके अकॉर्डिंग आने वाली है, तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा ही सब्जेक्ट टू को फॉलो करेगी, हमेशा सब्जेक्ट टू को फॉलो करेगी। इसको स्टार मार्क कर लो। तो सब्जेक्ट टू मेरा चाहे एक हो, दो हो, जैसा हो, मैं वैसा ही वर्ब लगाऊंगी। तो नाइदर आ गया, नाइदर के बाद नॉर आना चाहिए, आ गया। सब्जेक्ट वन में मेरी जूही है, सब्जेक्ट टू में मेरी जया है, जया कैसी, एक है तो इज लगाओ, दैट्स इट। ठीक है, चलो। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट डैश टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट डैश टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। तो वो आर्टिस्ट थे,
आर्टिस्ट थे या आर्टिस्ट का, तो सबसे पहले बात आर्टिस्ट का अगर ये लगाओगे ना एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के बाद यहाँ पे आपको नाउन चाहिए, ठीक है, एपोस्ट्रोफी के बाद नाउन चाहिए। क्या यहाँ नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है, हटा दो, ठीक है, हटा दिया हमने। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट एन आर्टिस्ट, क्या इस तरीके से लगाओगे? नहीं मैम, आर्टिकल यहाँ पे द लगा हुआ है पहले से, ठीक है, यहाँ देखो द लगा हुआ है, तो फिर हमें एन की जरूरत दोबारा से क्यों पड़ेगी? हटा दो, या तो आर्टिस्ट होगा या तो आर्टिस्ट होगा। तो वन ऑफ द का जो कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना आप लोग, वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वन ऑफ द के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगी वो कैसी आएगी? वो प्लूरल सब्जेक्ट आएगी, यानी एक से ज्यादा वाली सब्जेक्ट आएगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा वाला सब्जेक्ट आर्टिस्ट। अच्छा एक बात याद रखना, एस या ई एस, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे एस या ई एस अगर मेरा नाउन में लगता है तो क्या बनता है? मेरा प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। इस बात से कंफ्यूज मत होना आप लोग, इसलिए मैं लिख रही हूँ एस या ई एस मुझे अगर किस में दिखेगा? वर्ब में दिखेगा, तो वर्ब को वो सिंगुलर बनाता है, ठीक है। याद रखना, ये दोनों स्टार मार्क कर लो, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो बच्चे नए हैं उनको तो भैया बहुत कंफ्यूज होता है कि मैम एस या ई एस कभी लगता है तो प्लूरल कहलाता है, कभी वर्ब कभी सिंगुलर। सिंपल सी चीज है भाई, नाउन में लग जाए तो मैं प्लूरल हूँ, वर्ब में लग जाए तो मैं सिंगुलर हूँ। अगला, मैनी स्टूडेंट्स डैश प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि मैं भैया क्या अटेंड करूंगा? मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। तो याद रखना आप लोग, इसमें क्या होगा? मैनी स्टूडेंट्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरा? मैनी सब्जेक्ट है या स्टूडेंट्स? तो सब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट्स है, एक से ज्यादा स्टूडेंट ने ये बात सोची होगी, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स इज प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, मैनी स्टूडेंट्स आर प्लानिंग, मैनी स्टूडेंट्स हैव प्लानिंग या मैनी स्टूडेंट्स हैज प्लानिंग। याद रखना, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आर प्लानिंग। इस सिंगुलर के लिए लगाते हैं, हैज सिंगुलर के लिए, लेकिन मैम हैव के साथ आईएनजी तो लगता है, हाँ लगता है, और प्लूरल के लिए हैव भी लगाते हैं, लेकिन याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो हमें किसी टाइम को दिखाने के लिए करते हैं, और वो अपने बाद सिंस या फोर लेके आता है। तो सिंस या फोर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, दैट्स वाई हम इसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी काम के शुरुआत होने की बात नहीं हो रही है। मैनी स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं कि वो अटेंड करेंगे क्या? कॉन्फ्रेंस। इसमें काम शुरू हुआ, सिंस फोर, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हैव हटेगा। Which of the flowing sentence correctly use a verb with a distance as a subject? सिंपल सी चीज, वही चीज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, तो कौन सा इसमें से क्या है? सही है। अब देखो, 5 miles are a short walk for me, 20 kilometers were covered in an hour, ठीक है। एन आर याद रखना, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि एच में हमारा साइलेंट होता है, आवर होता है, तो आवर, तो उसके लिए एन लगाते हैं। 100 मीटर इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए स्प्लिंट, स्प्लिंट के लिए क्या नहीं है? 100 मीटर ज्यादा नहीं है। 10 yards seem like a long way to go। एक बात याद रखना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होंगे जिसको हम क्या कैसे दिखाते हैं? हम उसको एज अ सिंगल यूनिट शो करते हैं कि भैया वो एक ही है, यूनिट में काम कर रहा है, सिंगल यूनिट शो करते हैं, जैसे कि हमारा डिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि हमारा डिस्टेंस सिंगल यूनिट होता है, जैसे कि मनी, पैसे, सिंगल यूनिट, जैसे कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो 10,000 रुपए को मैं सिंगल यूनिट ट्रीट करूंगी, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे ट्रीट नहीं करूंगी, मैं उसको सिंगल यूनिट की, भैया 10,000 मुझे एक ही यूनिट है ये मेरा डिस्टेंस। अगर मैं 5 किलोमीटर जाऊं, 10 किलोमीटर जाऊं, सबको मैं टोटल डिस्टेंस में कवर करूंगी, उसको मैं सिंगल यूनिट मानूंगी। और एक चीज होता है, वो होता है टाइम, ठीक है। सारे सिंगुलर यूनिट आप लोग इसको क्या करना? ट्रीट करना। तो भैया अगर ये सिंगुलर है तो ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो वर्ब सिंगुलर के लिए हमें अब यहाँ आ जाओ, भले यहाँ पे 5 miles लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये सिंगल यूनिट है भैया, एक ही यूनिट माना जाएगा इसको, तो एक यूनिट मानोगे तो आर लगेगा क्या? नहीं। 20 किलोमीटर्स सिंगल यूनिट है तो वर्ड लगेगा ना जी ना, वर्ड तो हमारा एक से ज्यादा के लिए लगता है। 100 मीटर्स सिंगुलर ट्रीट करोगे? बिल्कुल सिंगुलर ट्रीट करेंगे, बिकॉज ये मेरा सिंगल यूनिट है। 10 यार्ड्स क्या सिंगल यूनिट ट्रीट करोगे? नहीं, सॉरी, सिंगल यूनिट है, तो इसीलिए वर्ब मेरा सीम जो है ये प्लूरल के लिए आता है, तो इसको मैं हटा दूंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स वेटिंग फॉर द बस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क करती हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में टकराएगा आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि नाइदर अपने बाद
एक सब्जेक्ट लेगा, नॉर अपने बाद एक सब्जेक्ट लेगा, लेकिन जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब कुछ चेंज है, वो कोरिलेटेड कंजंक्शंस था, यानी कि कोरिलेटेड का मतलब दो कंजंक्शंस आते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर मेरा द चाइल्ड से सेंटेंस स्टार्ट है, along with इसके साथ क्या लगा हुआ है, कंजंक्शंस लिखा हुआ है, तो पेरेंट्स है मेरा, तो अब तो मेरा मैम सब्जेक्ट वन ये रहा, सब्जेक्ट टू ये रहा, क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, किसके लिए लगाऊंगा वर्ब। तो याद रखना ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इसके लिए आपको सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाना होता है कि वो भैया सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट वन मेरा सिंगुलर है, अभी मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू चाइल्ड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड चिल्ड्रन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दिमाग में रखना ये बात। सिंगुलर है, एक है, हैज आएगा, आ सकता है, आर आएगा, नहीं आएगा, वाज आ सकता है सिंगुलर के लिए, ठीक है। वर आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब देखो तो चाइल्ड हैज बीन वेटिंग फॉर द बस, सिंस फॉर लगा हुआ है क्या, सिंस फॉर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, हटा दो, ठीक है। वेटिंग कर रहे हैं, सिंपल सी, तो वो वेट कर रहे थे, बच्चे वेट कर रहे थे, खत्म कहानी। तो यहाँ पे वाज वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पे हमारा वाज लग जाएगा और ये खत्म कहानी हमारा, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला, द टीम इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ सेलेक्टिंग देयर न्यू कैप्टन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखो, कुछ ऐसे होते हैं सब्जेक्ट्स जिसको हम कलेक्टिव नाउन करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब वो समूह में काम करता है, वो ग्रुप में काम करता है, उस ग्रुप को, उस चीज को, उस कलेक्टिव नाउन को हम कभी सिंगुलर बोल देते हैं, कभी प्लूरल बोल देते हैं, कभी सिंगुलर बोल देते हैं, कभी प्लूरल। पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा हमें सेंटेंस से, सेंटेंस हमारा क्या बात कर रहा है उससे हमें पता चलेगा कि मेरा वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक बार मुझे पता चल जाएगा कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, तो मैं वर्ब लगा पाऊंगी। द टीम, तो याद रखना द टीम में एक आदमी का टीम नहीं होता, मैं अकेले कोई काम करूंगी तो मैं टीम नहीं हूं, एटलीस्ट मुझे 1+ लोगों से टीम बनता है। अगर मैं 2 हूं तो मैं टीम कह सकती हूँ, तो 1+, यानी कि द टीम हमारा कैसा है, कलेक्टिव नाउन है मैम, एक से ज्यादा आदमी तो इसमें होगा ही होगा। तो एक से ज्यादा होगा तो इज आएगा कि आर आएगा, ठीक है, इज आएगा कि आर, तो दोनों आ सकता है, इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, फायदे में रहोगे। तो द टीम मेरा एक से ज्यादा है, उसमें इज आएगा कि आर आएगा, तो दोनों आ सकता है। इट विल डिपेंड ऑन योर सेंटेंस, कि सेंटेंस हमें क्या बता रहा है। सेंटेंस मुझे ये बोल रहा है कि वो सारे लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं, या सेंटेंस मुझे ये बता रहा है कि वो सारे लोग जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, या कुछ लोग बट गए हैं बिकॉज ऑफ देयर ओपिनियन, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल चॉइस, वट एवर इट इज, लेकिन वो लोग क्या हो गए, वो डिवाइड हो गए हैं, तो वो डिपेंड करेगा। द टीम इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ सेलेक्टिंग देयर न्यू कैप्टन। देखो अब हमें समझ आ गया कि भाई टीम में यूनिटी नहीं है, टीम में यूनिटी नहीं है, यानी वो सारे के सारे अलग अलग लोगों को कैप्टन बता रहे हैं। कोई बोल रहा है ये कैप्टन बनेगा, कोई कह रहा है विराट कोहली कैप्टन बनेगा, कोई कह रहा है कोई और कैप्टन बनेगा। तो यानी कि उनके जो दिमाग में उनके जो इश्यूज हैं वो कैसे हैं, वो एक जैसे नहीं है, वो लोग यूनिटी में अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं भाई, तो वो एक से ज्यादा हुए, ठीक है। यूनिटी में अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो एक से ज्यादा हुए, तो इज मेरा हटा दो, आर लगेगा यहाँ। अगर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे डिवाइडेड टाइप से कोई ऐसा वर्ड्स नहीं लिखा है, वो सारे के सारे एक ही जैसा बता रहे हैं कि भैया ठीक है यार, ठीक है, जिसको तुमने कैप्टन चुन लिया ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तो इज लगाना। क्लियर, यानी कि ये मेरा यहाँ पे एरर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, The Datta company has not dash a profit for year. दत्ता कंपनी हैज नॉट अ प्रॉफिट फॉर ईयर। आ गया फोर, मैंने आप लोगों को बोला था सिंस या फोर आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस या फोर आ जाता है तो हम लोग हैज, हैव और हैड यूज करते हैं, इसके साथ बीन यूज करते हैं, इसके साथ आईएनजी यूज करते हैं। क्लियर है। अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ कि सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ। फोर हमेशा याद रखना टोटल टाइम के लिए, भैया कुल मिला के समय कितना हुआ है। सिंस यानी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि भाई मैंने बता दिया 5 बजे, वो मेरा एक पॉइंट हो गया 5 बजे, जैसे ही 5 बजे का मैं घर से निकल जाऊंगी, लेकिन मैंने बोला 5 घंटे से मैं इंतजार कर रही हूँ, यानी कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मैंने टोटल टाइम बता दिया। तो ये अंतर याद रखना आप लोग, ये बात याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम। द दत्ता कंपनी हैज नॉट अड्रेस प्रॉफिट फॉर अ ईयर। एक बात याद रखना कि मैम ये दत्ता कंपनी जो है, ठीक है, ये काम कर रहा है या इसके अंदर काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं। तो हैज नॉट के साथ सबसे पहले क्या एलिमिनेट हो सकता है, तो मेक्स एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि हैज नॉट के बाद मेक्स नहीं आता है। हैज नॉट के बाद
हमें क्या चाहिए, तो हमें अगर मैम फोर और सिंस दिख जाए, फोर और सिंस दिख जाए तो मुझे बीन चाहिए और आईएनजी चाहिए, बीन चाहिए, बीन चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। अब बताओ, मेड आ सकता है, हाँ आ सकता है, मेकिंग आ सकता है, आ सकता है, कैसे पता चलेगा कि ये लगाऊं, मतलब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, जब सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में है तो मेरा आईएनजी, अगर सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब मेरा डिपेंड करता है माई सब्जेक्ट इज डूअर और नॉट। तो दत्ता कंपनी जो है, भैया भले ही वो कंपनी है, लेकिन याद रखना कंपनी को हम हमेशा ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो कंपनी ही काम कर रही है, करने वाला कंपनी ही है, डूअर ही है, तो हम कंपनी को कैसा ट्रीट करते हैं कि वो इंसान है, वो काम कर रही है। तो यहाँ पे मेड नहीं आएगा, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर? विनय सेड आई एम कमिंग। अच्छा देखो, अगर अच्छे से समझना है तो इट विल टेक टाइम, एंड क्लास में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, अपना आंसर देखो कि आपका आंसर क्या है, फिर मेरी अप्रोच देखो कि ऑप्शंस कैसे मैंने एलिमिनेट कर रही हूँ। सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंचना है, बाकी चीजें भी एलिमिनेट करते हुए चलना है, तभी एग्जाम में आप लोग इस चीज को टैकल कर पाओगे। अब क्या है, विनय सेड आई एम कमिंग, ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेड को कभी भी चेंज मत करना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है? सेड टू को हमेशा चेंज कर देना टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है? वो एक्सेप्शंस जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हमें समझ आ जाएगा एक्सेप्शन, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि सेड को सेड करते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। एक्सेप्शन मैं बता देती हूँ, कभी आप लोगों को एग्जाम में टकरा जाए तो। अगर यहाँ पे मेरा इम्परेटिव सेंटेंस है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, तो मेरा कुछ और ही हो जाता है। इम्परेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू आवर मूड, फिर इन सबके मूड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मूड के अकॉर्डिंग, ठीक है? मूड एंड टोन ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे विनय ने कहा सेड, तो सेड को चेंज करूंगी क्या? नहीं, सेड को चेंज मत करना, तो सेड सेड ही रहने वाला है, तो ये मेरा सेड सही है, सॉरी ये मेरा सेड सही है, ये मेरा सेड सही है, ये सेड सही है, ये सेड बिल्कुल सही है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है इसके लिए क्या लगाते हैं? तो याद रखना इसके लिए ये जो होता है इसके लिए आप लोग को डेट लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको बता दूंगी कि एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस फिर से वही, अगर वो ऑप्टेटिव है तो एक्सेप्शन अलग है, अगर वो हमारा इंपरेटिव है तो हमारे पॉइंट्स अलग हैं, ठीक है? ये कई बार डेट की जगह कुछ और भी आता है, वो मैं एग्जाम आपको जब आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो समझ आएगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो सेड हो गया इन्वर्टेड कोमा के लिए, डेट हो गया। आई एम कमिंग, तो आई जो है वो विनय के पास जाएगा, यानी कि जो ये है ये इसके पास जाएगा, पूछेगा आप क्या हो, तो वो कहेगा मैं लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, तो बोलेगा ठीक है तो मैं आपके लिए ही लगा सकता हूँ, तो हाँ लगा सकते हो, तो डेट आ गया, ठीक है? ये देखो डेट आ गया, ही आ गया, डेट आ गया, ही आ गया, डेट आ गया, ही आ गया, सब में सही है। अब एम क्या है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में याद रखना, जो एम होता है वो क्या बन जाता है? वो वाज बन जाता है, तो इज मेरा गलत हो जाएगा, वाज वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, which of the following sentence correctly describe two past action where one action was completely before the other? यानी ये बोलना चाह रहा है ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें दो एक्शंस हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, एक काम दूसरे काम के होने से पहले ही हो गया, पहले ही हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, द पेशेंट पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर। सिंपल सा फंडा है, समझ लो। सिंपल सी चीज क्या है, एक्शन वन यानी कि जो काम मेरा पहले हो गया, और एक होता है एक्शन टू जो काम मेरा बाद में होगा, ठीक है? एक्शन वन को हमेशा आप हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाना, और एक्शन टू को हमेशा याद रखना है आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाना। खत्म कहानी, इतनी सी चीज है। एक एक्शन दूसरा एक्शन, जो एक्शन आपका पहले हो गया उसके साथ हेड, जो एक्शन बाद में हुआ है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। द पेशेंट हैड पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, यानी कि एक्शन वन तो मैम ये था कि वो मर गया, ठीक है? अब जब वो मर ही गया तो इसको फिर हम क्या करना है, हमें यहाँ पे हेड पास्ट लगाना है, यानी कि ये काम मेरा एक्शन वन है जो बता रहा है कि भाई वो मर पहले गया, डॉक्टर के आने से पहले ही वो कुछ करता है, डॉक्टर उससे पहले ही वो मर गया, तो अब मेरा ये एक्शन टू चला गया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, कम केम कम, ठीक है? ये होता है इसके फॉर्म्स। पास्ट अवे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट पोलाइट वे टू ऑफर समवन अ कप ऑफ हॉट कॉफी? और इसके बाद आप भी सीख लेना ये चीज कि अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि भाई पानी पियोगे, भाई कॉफी पियोगे, तो सिर्फ ऐसे मत पूछना कॉफी पानी, कॉफी पानी, ना ना ना, ऐसे नहीं पूछना। डू यू वांट अ कॉफी, ये भी अब आपका स्टाइल खत्म हो गया है।
आर यू ड्रिंकिंग कॉफी, क्या तुम ड्रिंकिंग कॉफी मतलब कॉफी पीते हो? नहीं, सिंपल सी चीज है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ हॉट कॉफी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ हॉट कॉफी, हॉट टी, वट एवर यू वांट यू कैन से, पानी बोलना है जो भी बोलना है, बट उसके साथ हमें वुड लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो पोलाइट वे है उसके लिए हमें वुड का इस्तेमाल करना कंपलसरी है, ठीक है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल सी चीज है भैया, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है पता होगा तो ही कर पाओगे। पास्ट परफेक्ट का हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। टेंस का जब मैं आप लोगों को क्लास करवाऊंगी टेंस, तो उसमें आप लोग ये चीज सीख सकते हो, क्योंकि मेरा देखो टारगेट क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यूज भी करवाऊं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी करवाऊं। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लास चाहते हो आई विल डेफिनेटली टेक दैट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम कॉन्सेप्ट से भी बताओ, यानी कि चैप्टर्स जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, टेंस, ये सब भी मैं करवाऊंगी। अब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेरा आंसर। अगला, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गोज नहीं, हैड नहीं, विल नहीं, वॉच्ड, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉच होता है बेस फॉर्म, उसमें सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईडी लगा दो। अगला, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली कोऑर्डिनेट क्लोज विद कंसिस्टेंट टेंस। देखो कंसिस्टेंट टेंस का मतलब क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं प्रेजेंट में हूं तो मेरा दूसरा वाला जो क्लोज है वो भी प्रेजेंट में, मैं पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में, मैं फ्यूचर में तो दूसरा भी फ्यूचर में। सिंपल सी चीज है, कंसिस्टेंट टेंस का मतलब यही है। माई गाइड वॉज ब्लाइंड, अंधा था, बट ही ब्रिंग्स मी होम। मैंने अभी बताया कि ब्रिंग्स यानी एस वर्ब में कब लगाओगे, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट में है, वाज मेरा क्या है, इतना तो पता होगा कि पास्ट में है, हटा दो, ये दोनों एक साथ कंसिस्टेंट वर्क नहीं कर रहा है। माई गाइड इज ब्लाइंड, इस किस में लगता है, प्रेजेंट में। ब्रॉट किस में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में, मैंने अभी बताया आपको, ये भी हटा दो। माई गाइड वाइज ब्लाइंड, अंधा था, ठीक है, पास्ट में, और उसने मुझे क्या किया, ये ब्रॉट यानी क्या है, पास्ट का फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरा पास्ट में है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि दोनों पास्ट में है। ये क्या है, माई गाइड इज ब्लाइंड यानी कि प्रेजेंट में है, ही ब्रिंग्स मी होम, हाँ हो सकता है मैम दोनों प्रेजेंट में, हाँ दोनों प्रेजेंट में है, लेकिन याद रखना मेरा जो गाइड है वो ब्लाइंड है, एंड ही ब्रिंग्स मी होम, वो मुझे ले जाता है। इस तरीके का जो सेंटेंस बनाते हैं वो हम आदत दिखाने के लिए बनाते हैं, हैबिट दिखाने के लिए बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि वो अंधा था, वो मुझे घर ले गया, इस तरीके से ही बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसकी आदत नहीं बता रही है वो। अगला, डिड यू डैश द चॉकलेट केक, याद रखना आप लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डिड अगर आ गया इसके बाद कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड। क्यों 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 ऐसा, क्योंकि मैम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, तो ये अधिकार नहीं देता है किसी और वर्ब को कि तुम अपना टेंस बदलो, ठीक है, सॉरी अपना फॉर्म बदलो। तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, क्योंकि अपने आप ही सेकंड फॉर्म है। डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो डिड यू बेक हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स कलेक्टेड टेंस कंसिस्टेंसी इन कोऑर्डिनेटेड क्लोज, ये भी वही चीज है कि आपको ये बताना है कि इनमें क्या है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है कि नहीं, पास्ट में है तो पास्ट में है कि नहीं, जो भी हमने दूसरा क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये क्या है मेरा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में है। अगला, प्लेड मेरा पास्ट में हो जाएगा क्योंकि ये ईडी लगा हुआ है। वाज स्टडिंग मेरा पास्ट में है, ये मेरा फ्यूचर हो जाएगा। डन। ये मेरा एट डिनर क्या है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में है। दे वॉच अ मूवी क्या है, वॉच, देखो प्रेजेंट में, कैसे पता मैम प्रेजेंट में, क्योंकि दे के साथ वॉच लगा हुआ है। वॉच का मतलब मेरा प्लूरल वर्ब, दे का मतलब मेरा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको देखते हैं, विजिटेड का मतलब पास्ट, ठीक है, सा देखा, देखा हमने, देखा क्या देखा, आईफल टॉवर देखा, तो ये मेरा सेकंड पास्ट, तो ये दोनों पास्ट के सेकंड फॉर्म है, तो दोनों मेरा सही है। अगला, सी रिमेंबर हर की, और ये वाला स्टार मार्क कर लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर के बाद टेकिंग आएगा, हाँ होता है, रिमेंबर के बाद टेकिंग भी होता है, रिमेंबर के बाद टू टेक भी होता है, लेकिन रिमेंबर के बाद टेकन टेक्स नहीं होता है, दोनों होता है। अंतर क्या है, कब टेकिंग लगाना है, कब टू टेक लगाना है, याद रखना, जब कोई चीज मुझे पास्ट में हो, पास्ट का क्या है, एक्शन, पास्ट का एक्शन, तो मैं उसमें क्या लगाऊंगी, आईएनजी। लेकिन मुझे फ्यूचर का बताना हो, ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टू टेक, ठीक है। कैसे मैम, देखो, सी रिमेम्बर्ड क्या है मेरा, पास्ट, क्यों, पास्ट का ये सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट के एक्शन के लिए मैंने बोला टेकिंग, टेकिंग। सी रिमेंबर टेकिंग हर की, उसको याद रहा कि उसको चाबियां लेनी है, उसको याद रहा, लेकिन अगर मैं रिमेंबर के साथ टू लगा दूंगी तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगी, ऐसे, रिमेंबर टू टेक कीज, ठीक है, याद रखना। इसकी हिंदी क्या बनेगी पता है, इसकी हिंदी बनेगी, ये बनेगी, याद रखना चाबियां लेना, याद रखना
रखना, चाबियां रखना, ठीक है, याद रखना, चाबियां लेना या चाबियां रखना वटेवर, तो याद रखना, यानी कि ये मैं क्या बोल रही हूँ उसको कि भैया याद रखना, ये फ्यूचर की बात है कि चाबी लेना मत भूलना। अगला, राहुल डिड नॉट हिज होमवर्क। डिड मैंने बोल दिया है, आप लोगों को बता दिया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको किसी और को आने नहीं देगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आने देगा। हैड डन नहीं, डज हो सकता है, डू हो सकता है, विल डू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या डज आएगा? डज नहीं आएगा, डू आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डू को लेगा, बेस फॉर्म लेगा, वो डू होता है, ये हमारा बेस फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेगा? ये बेस फॉर्म। अगला 23, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर आ गया, फ्यूचर में मेरा विल आएगा और सिंपल में मेरा क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें इसकी कोई बात नहीं हो रही है, विल फ्यूचर तो है लेकिन हैव की लगने की वजह से क्या हो जाएगा? ये हैव लगने की वजह से परफेक्ट का हो जाएगा, तो ये हटा दो। विल के साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वो ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब लगी हुई है, ठीक है। द कैट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये नहीं होगा, मतलब द कैट एक है। माई फ्रेंड्स एक से ज्यादा है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंजॉयस आ गया। आई टोल्ड यू कि जब एस या एस वर्ब में लगेगी तो वो मेरा सिंगुलर वर्ब बनेगा, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब चाहिए इसको, तो इंजॉयस गलत है, ये हट जाएगा। द चिल्ड्रन रन वेरी फास्ट, मैंने बताया था कि तो चिल्ड्रंस है यानी कि जो बच्चे हैं एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है तो वर्ब में एस या एस मत लगाना, वर्ब में एस या एस मत लगाना। जब यहाँ पे एस या एस सॉरी, जब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमारी कैसी आती है? विदाउट एस या ई एस, तो ये वाला मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। सी मेरी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसमें एस या ई एस चाहिए, ठीक है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब है उसमें एस या ई एस चाहिए, ई एस चाहिए, वर्ब में चाहिए, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। डन। अगला 25, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ वर्ब विद अ प्लूरल सब्जेक्ट, वही है। अच्छा ये रिपीट हो गया आई थिंक, हाँ चलो इसको स्किप करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हटा देना आप लोग। ये वाला, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम। एक चीज मैंने भी बताया था आप लोगों को, अलोंग विद वाला, अलोंग विद वाला कॉन्सेप्ट जो था उसी जैसा ये भी है, एज वेल एज वाला भी है, अलोंग वन। देखो द कैप्टन पहला सब्जेक्ट, द टीम दूसरा सब्जेक्ट, एज वेल एज आ गया। अब इसकी वजह से याद रखना कि एज वेल एज जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन हमारा वर्ब लेगा, तो सब्जेक्ट वन क्या है? द कैप्टन, सिंगुलर, सिंगुलर है तो इज आएगा, बिल्कुल इज आ सकता है, सिंगुलर है। आर प्लूरल के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, हैव प्लूरल के लिए, यानी कि एज वेल एज और अलोंग विद, अलोंग विद दोनों ही सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अपना क्या लेता है? दोनों ही सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लेता है। अगला, find the parts of the sentence that contain an error. If there is no error, no error. She did not went to the market because it was raining. भैया वो मार्केट नहीं गई क्योंकि बिकॉज इट वॉज रेनिंग, रेनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी। अब क्या है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है कि डिड जो होता है, डिड, डिड क्या करता है? डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वो अपने बाद सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है। बेस फॉर्म में वेंट होता है क्या? नहीं होता है, वेंट नहीं होता है बेस फॉर्म में, क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। सी डिड नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। गो क्या हमारा? बेस फॉर्म, यानी कि पहला फॉर्म, बेस फॉर्म, तो ये वेंट हमारा गलत है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका 28। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्ट डिफीट, कि मैं हार गया, टू इशू ए चैलेंज, किसी इशू को चैलेंज सॉरी किसी हाँ इशू को चैलेंज करना, टू अवॉइड ए सिचुएशन, किसी चीज से भागना, टू मेक अ पीस, शांति बनाए रखना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या हो जाता है? थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब हो जाता है कि भैया इशू को मैंने चैलेंज किया, कोई मुसीबत है, कोई चीज है, कोई मैटर है, उसको मैंने क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। अगला, कट द गॉर्डियन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब हो जाता है, नॉट का मतलब क्या होता है? बंधन, कोई चीज बंधा हुआ है उसको क्या करना है? कट करना है, यानी कि उसको क्या करना है? उसको आप क्या कर सकते हो? उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर उसको क्या कर सकते हो? एंड कर सकते हो। तो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल भी नहीं। सॉल्व करना, किसी चीज को सॉल्व करना विद अ बोल्ड एक्शन, किसी ऐसे एक्शन के साथ उसको सॉल्व करना, ठीक है। हमने उस नोट को क्या कर दिया? हमने उस नोट को काट दिया, जो बंधा हुआ था। नोट का मतलब समझ लो, यहाँ पे कोई चीज नोट बंधा हुआ है तो उस नोट को हमने क्या कर दिया? यहाँ से काट दिया। जैसे ही मैं काटूंगी तो जो नॉट है वो मेरा हट जाएगा अलग, और ये चीज खुला हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा। मैंने उसको सॉल्व कर दिया। कैसे भी याद रखना, इट ऑन टू यू। टू क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं, टू एंड अ रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ सॉल्व करना। फ्रिक्शन डैश द एफिशिएंसी ऑफ मशीन सो देयर वैल्यू गेट्स रिड्यूस, ये क्या है? ये हमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे बेस है क्वेश्चन कि आपका आपने समझा क्या इस चीज से। तो इस क्वेश्चन में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मेंटेन होगा या इंप्रूव। मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या हो सकता है, तो मैं देखो क्या देखूंगी, मैं इसमें ये देखूंगी कि इसके अंदर कुछ चीज रिड्यूस हो रही है, यानी कि कोई चीज यहाँ पे फ्रिक्शन ने
एफिशिएंसी ऑफ मशीन की क्या की है जिसकी वजह से जो वैल्यूज है मशीन्स की वो कम हो रही है, यानी कि ये मेरा नेगेटिव है, कम हो रही है, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। कुछ काम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी सॉरी जो जिसकी वैल्यू है वो कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अगर मैं कोई चीज बढ़ाती हूँ तो क्या वैल्यू कम होगी? नहीं, वो तो फिर और वैल्यू बढ़नी चाहिए। किसी चीज को मैं डिक्रीज करूंगी तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, मैं कोई चीज डिक्रीज कर रही हूँ, मैं फ्रिक्शन डिक्रीज कर रही हूँ जिसकी वजह से वैल्यूज रिड्यूस हो रहा है। मेंटेन करने से तो कोई चीज पॉजिटिव होना चाहिए कि आप मेंटेन कर रहे हो, इंप्रूव करने से भी कोई चीज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। अगला, आई एम श्योर दैट नाइदर जूही नॉट जया रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वेस्ट। और ये चीज मैंने आपको बताया अभी कि नाइदर जो है अपने बाद पहली बात नॉट लेगा, सब्जेक्ट 1 आएगा, सब्जेक्ट 2 आएगा, तो दोनों में से कोई नहीं है। और एक बात याद रखना, रिस्पॉन्सिबल के साथ 4 आता है, रिस्पॉन्सिबल 4 आता है और उसके बाद यहाँ पे जीरेंट आता है, ये बात याद रखना। जीरेंट क्या है? अच्छा, मैंने अभी डिस्कस किया था कि जीरेंट क्या होता है। जीरेंट नाउन होता है, जब भी कभी वर्ब में आईएनजी लग जाए उसको हम जीरेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि वर्क करता है एज अ नाउन। ठीक, अब क्या है, सब्जेक्ट 2 मेरी एक है का मतलब सिंगुलर इज आएगा, वर आर नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता। देयर डैश मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। बहुत सारे तरीके हैं कहाँ जाने के, आगरा जाने के, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा क्या, रोड ट्रेवल। देयर के बाद याद रखना इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन का मतलब देयर के बाद जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ होता है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट मेरा यहाँ होता है, मेन सब्जेक्ट। तो देयर के बाद इज भी आ सकता है, देयर के बाद आर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट इट विल डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके बाद जो वर्ब लिखोगे उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैनी मोड्स जो है ये इन्वर्जन लेगा, नहीं यानी कि इससे पहले यहाँ वर्ब आ जाएगी इसकी, ठीक है, और ये वर्ब जो आएगी वो इस सब्जेक्ट के लिए ही आएगी। तो मैनी मोड्स एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो इज आएगा, नहीं एक से ज्यादा के लिए इज नहीं आता है। आर आता है, हाँ आता है। वाज एक से ज्यादा के लिए नहीं आएगा, वर आता है, आता है। अब दोनों में से कौन सा होगा? तो देयर वर मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। देखो ये जो प्रेफर है ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा जो सेंटेंस है ये सिंपल तरीके से बोला जा रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है, पास्ट नहीं है। बट आई प्रेफर्ड रोड ट्रेवल नहीं है कि मैंने किया, मैंने रोड ट्रेवल प्रेफर किया, मैं करता हूं। तो भैया जब करता हूं का मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं रोड ट्रेवल प्रेफर करता हूं, तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये वाला, 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। बच्चे के लिए क्या है, बहुत ज्यादा है। 10 किलोमीटर्स कैसे ट्रीट करोगे आप लोग? तो भैया ये हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, यानी कि वो एक है, ठीक है, सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे। कि किस किस चीज को सिंगल यूनिट ट्रीट करोगे? डिस्टेंस को, मनी को, टाइम को। सिंगल यूनिट के लिए क्या लगाओगे? आर, एक से ज्यादा के लिए वर, एक से ज्यादा के लिए हैव, एक से ज्यादा के लिए इज लगा दोगे, दैट्स इट। 34, द चाइल्ड along with his parents waiting for the program to begin। फिर से आ गया, द चाइल्ड मेरा क्या है, सब्जेक्ट 1, along with हो गया जो मैंने बताया था, along with as well as, his parents क्या है, सब्जेक्ट 2। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? वर्ब जो आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 क्या है, द चाइल्ड, द चाइल्ड एक है, एक है तो इज आएगा, आर नहीं आता है, वाज नहीं आता है, वर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सिलेक्शन लैब। और बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्लास की पीडीएफ्स मिल जाएगी। दूसरा व्हाट्सअप चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई होप कि क्लास अच्छी लगी हो आपको। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके टोटल नंबर कितने आए हैं, इसमें कितना मार्क्स आया है, और कुछ अगर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम तो वो भी चीज कमेंट्स में बताना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। बाकी आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में।